नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दीपक खरे। आज हम कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती 80 मार्क्स का जो बोर्ड का पेपर होने वाला है 2026 में, उसके अंदर जो 14 मार्क्स का व्याकरण आपको पूछा जाएगा, उस व्याकरण को हम आधे घंटे के अंदर समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब हम जल्द ही परीक्षा का सामना करने वाले हैं। तो उसकी तैयारी हम इस छोटे से वीडियो के माध्यम से करते हैं। आपको यहाँ पर 14 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहला प्रश्न रहेगा, अधोरेखांकित शब्द का शब्दभेद पहचान कर लिखिए। शब्दभेद वैसे तो 8 प्रकार के होते, लेकिन आपको इस प्रश्न में 3 ही प्रकार के शब्दभेद के जवाब लिखने पड़ेंगे: संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। संज्ञा मतलब जो किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी का नाम बताने वाला शब्द होता है उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं, और संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो उसकी पहचान हमें होनी चाहिए। अब यहाँ पर उदाहरण के तौर पर प्रश्न देखते हैं कि आपको एक वाक्य दिया गया है, अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। तो यहाँ पर मैं शब्दों को अधोरेखित करके दिया गया है, तो हमने जवाब में खाली सही नंबर लिखा, और मैं शब्द है सर्वनाम। आपको वहाँ पर कोई वाक्य प्रश्न लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधा सही नंबर डालकर शब्द लिखिए और योजक चिन्ह लगाकर वह कौन से प्रकार का शब्द है उतना लिखिए। संज्ञा के उपप्रकार, सर्वनाम के उपप्रकार और विशेषण के उपप्रकार लिखने की आवश्यकता नहीं है। खाली आप संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, 3 में से ही एक जवाब वहाँ पर रहेगा, वह सही सही लिखिए, आपको पूरे मार्क्स वहाँ पर मिल जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित अव्यय में से किसी एक अव्यय का सार्थक वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपको यहाँ पर 2 अव्यय दिए जाएंगे, 2 में से किसी एक अव्यय का आपको अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। यहाँ पर एक दिया है काश और एक दिया है पास। अब हम पास शब्दों को लेकर यहाँ पर कुछ वाक्य हमने बनाए हैं। मेरे घर के पास एक बड़ा पार्क है। अब यहाँ पर पार्क शब्द अंग्रेजी तौर पर है, हिंदी में उसे हमने लिखा है, इसीलिए हिंदी व्याकरण का पेपर लिखते समय हिंदी शब्दों का ही प्रयोग होना चाहिए, और सही विराम चिन्ह का प्रयोग न होने के कारण इस वाक्य को मार्क नहीं मिलेंगे। दूसरी बात है, यहाँ पर सर्वनाम का ज़्यादातर प्रयोग किया गया है। मेरे घर के पास एक बड़ा पार्क है, मैंने लिखा, किसी और ने पढ़ा मेरे घर के पास एक बड़ा पार्क है, और किसी ने पढ़ा मेरे घर के पास एक बड़ा पार्क है। तो किसके घर के पास बड़ा पार्क है पता नहीं चल रहा है, पढ़ने वाले के हिसाब से वाक्य का अर्थ बदल रहा है। ऐसे वाक्य को मार्क्स नहीं मिलते। दूसरा वाक्य है, रमजानी ने विद्यालय की परीक्षा पास की है। अब यहाँ पर रमजानी ने विद्यालय की परीक्षा पास की है, लेकिन यहाँ पर पास शब्द भी अंग्रेजी तौर पर प्रयोग किया गया है। यहाँ पर हमें हिंदी भाषा का ही प्रयोग करना जरूरी है। यहाँ पर उत्तीर्ण शब्द सही रहेगा, पास शब्द अंग्रेजी अर्थ से दिया गया है, इसीलिए इस वाक्य को भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सही वाक्य रहेगा, विद्यालय की परीक्षा विद्यालय रमजानी के घर के पास है। विद्यालय रमजानी के घर के पास है। अब ये वाक्य कोई भी कभी भी पढ़ेगा तो भी वाक्य का अर्थ बदलने वाला नहीं है, विद्यालय रमजानी के घर के पास ही होगा। इसीलिए इस वाक्य को पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, और आपने जहां पर अव्यय का प्रयोग किया है, शब्द का प्रयोग किया, उसे अधोरेखित करना ना भूले। इस प्रकार से अगर वाक्य लिखते हो तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। 2 अव्यय दिए गए, दोनों अव्यय का अलग अलग वाक्य बनाना आवश्यक है। 2 में से एक भी सही रहेगा तो हमें पूरे मार्क्स वहां पर मिल सकते हैं, इसलिए जो विकल्प है उसे भी वहां पर आप लिखने की कोशिश करें। तीसरा प्रश्न रहेगा संधि। आपको वहां पर एक आकृति दी जाएगी, उस आकृति में 2 शब्द रहेंगे, एक यहाँ पर शब्द लिखा रहेगा, आपको वहां पर संधि विच्छेद भी लिखना है और उसका संधि का प्रकार भी लिखना है। आधा आधा अंक उसके लिए रहेगा, 1 मार्क्स के लिए रहेगा। दूसरा रहेगा, आपको संधि विच्छेद दिया गया है, आपको शब्द लिखना है और संधि का भेद लिखना है, उसके लिए आधा आधा मार्क्स रहेगा, 1 मार्क रहेगा। 2 में से एक आपको करना है, हम दोनों करने की कोशिश करेंगे, जो भी सही रहेगा उसके मार्क्स हमें मिल जाएंगे। अब संधि को पूरी तरह से सीखना इतने कम समय में संभव नहीं है, इसीलिए संधि के 3 प्रकार है। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब जहां पर विच्छेद दिया गया है उस पर हम ध्यान देंगे। जहां पर
विसर्ग चिन्ह दिया गया है, धन चिन्ह से पहले दो डॉट जिसे हम विसर्ग चिन्ह कहते हैं, जो विसर्ग चिन्ह दिया गया है तो वह संधि कहलाएगी विसर्ग संधि। अगर धन चिन्ह से पहले किसी वर्ण को हलंत लगाया गया है, जैसे क को यहाँ पर हलंत लगाया गया है, तो वह संधि कहलाएगी व्यंजन संधि। और अगर विच्छेद में विसर्ग चिन्ह भी नहीं है, हलंत भी नहीं है, तो वह संधि कहलाएगी स्वर संधि। आसान तरीके से हमने संधि के प्रकार पहचाने हैं। अगर विसर्ग चिन्ह है तो विसर्ग संधि, हलंत लगाया गया है तो व्यंजन संधि, और विसर्ग भी नहीं है और हलंत भी नहीं है तो वह कहलाएगी स्वर संधि। आप इसे अगर मनी मन 10 बार अगर बोलने की कोशिश करोगे तो शायद आप 90% तक उस शब्द तक पहुंच जाते हो। जैसे निष्कपट, तो निष्कपट शब्द आप यहाँ पर लिख सकते हो। दिक अधिक अंबर, तो दिक अंबर, दिक अंबर शब्द नहीं होता है तो दिगंबर शब्द होता है, तो आप दिगंबर लिख सकते हो। विद्या अधिक आलय, तो विद्यालय, विद्यालय शब्द वहां पर बन जाता है, आप लिख सकते हो। अगर अपना वो शब्द भी सही आया तो हमें 1 मार्क्स वहां पर संधि का मिल सकता है, नहीं तो कम से कम आधा मार्क्स तो हमारा 100% पक्का है। ठीक है, तो चलते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर पर सहायक क्रिया। निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य की सहायक क्रिया को पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए। आपको वहां पर 2 वाक्य दिए गए, दो में से किसी एक वाक्य की सहायक क्रिया पहचान कर उस सहायक क्रिया का मूल रूप लिखने के लिए आपको कहा गया है। तो हम दोनों वाक्यों के अंदर आई हुई सहायक क्रिया वहां पर लिखेंगे और उसका मूल रूप भी लिखेंगे। हो सकता है कि कोई एक गलत आ गए, दूसरी सही है, तो उसके मार्क्स हमें मिल सकते हैं। हमेशा याद रखना है, सहायक क्रिया हमेशा वाक्य के आखिर में आती है। अब यहाँ पर देखो, रमजानी चुप खड़े आगंतुक की बातें सुनती रही है, तो यहाँ पर रही है, तो रही शब्द वहां पर जो है वह सहायक क्रिया है। उसके बाद है शब्द आया है था थी थे, यह शब्द वाक्य का काल दर्शाते, इसलिए उसे काल दर्शक शब्द कहा जाता है, क्रिया नहीं। इसलिए वाक्य के आखिर में जो भी क्रिया शब्द रहेगा वह क्रिया रहेगी सहायक क्रिया। दूसरे वाक्य में रूपा का हृदय सन्न हो गया, तो गया यहाँ पर सहायक क्रिया है। अब सहायक क्रिया के अंदर कौन सी मूल क्रिया ये हमें देखना है। रही मतलब रहना, गया मतलब जाना। इस प्रकार से अगर आप ये आकृति बनाते हो तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। वहां पर वाक्य लिखने की जरूरत नहीं, सीधा 4 नंबर डालिए और चार्ट बनाकर वहां पर लिख डालिए। ये तीनों पंक्तियां वहां पर लिखने की जरूरत नहीं है। जहां पर हमारा समय बच सकता है वह समय हम दूसरे प्रश्नों के लिए खर्च कर सकते हैं। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। आपको वहां पर 2 क्रिया रहेंगी, दो में से कोई एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय रूप लिखना है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कैसे बनाई जाती है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया की पहचाने, मूल क्रिया को आना का प्रत्यय लगा दो, वह बन गई प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया की पहचाने, मूल क्रिया को वाना का प्रत्यय लगा दो, वह बन गई द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे मूल क्रिया है चलना, चलाना, वाना का प्रत्यय चलाना। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया चलवाना। देखना, दिखाना, दिखवाना। वैसे भागना, भगाना, भगवाना। खेलना, खिलाना, खेलवाना। खाना, खिलाना, खिलवाना। वाना का प्रत्यय और ना का प्रत्यय ये दोनों वहां पर आपको ध्यान में रखना आवश्यक है। उस प्रकार से आप प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का रूप और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का रूप लिख सकते हो। 6 नंबर पर आपको पूछे जाएंगे मुहावरे। निम्नलिखित में से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर उसका सार्थक वाक्य में प्रयोग कीजिए। 2 मुहावरे हैं, दोनों में से कोई एक मुहावरे का अर्थ भी लिखना है और अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग भी करना है। अगर आपको संभव है तो दोनों मुहावरे का अर्थ लिखकर उनका अलग अलग वाक्य में प्रयोग कीजिए, और वाक्य लिखने के बाद जहां पर आपने मुहावरा लिखा है उसे अधोरेखित करना ना भूले। उसके लिए और एक विकल्प दिया गया है 6 नंबर में। अधोरेखित वाक्यांश के लिए, अधोरेखित मतलब अंडरलाइन किया हुआ, अधोरेखित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरे का चयन कर वाक्य फिर से लिखिए। चयन करना, चुनाव करना, ज्याला निवडणे असं म्हणतो। तो ब्रैकेट में दिए गए हैं दाद देना, बोलबाला होना, और वाक्य दिया गया है आजकल के युग में विज्ञापन का बहुत प्रभाव है। बहुत प्रभाव है, इसे अंडरलाइन या अधोरेखित करके दिया गया है। इसको हटाकर हमें मुहावरे का चयन करना है। तो आजकल के युग में विज्ञापन का बोलबाला है, ये मुहावरा सही है, तो हमने यहाँ पर लिखा आजकल के युग में विज्ञापन का बोलबाला है और उसे अंडरलाइन किया। अगर आप इतना एक वाक्य लिखते हो तो भी आपको 1 मार्क वहां पर मिल जाएगा। बाकी कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा जवाब लिख सकते हो।
7 नंबर पर है, निम्नलिखित वाक्य पढ़कर प्रयुक्त कारकों में से कोई एक कारक पहचान कर उसका भेद लिखिए। अब वहां पर दो वाक्य रहेंगे, दो वाक्यों में आए हुए कारक पहचान कर उसका भेद आपको वहां पर लिखना जरूरी है। उसके लिए ये जो दिया गया है, ये कारक का चार्ट हमारा बायहट होना चाहिए। जब तक ये पूरा का पूरा याद नहीं होगा तब तक कारक के मार्क्स हमें नहीं मिलेंगे। इस साइड में दिया गया है कारक के भेद मतलब कारक का प्रकार, और ये जो है ये कारक चिन्ह जिसे हम विभक्ति भी कहते हैं। अब ये कुछ 10-20 सेकंड का चार्ट है, उसे हम आसानी से बायट कर सकते, याद कर सकते, थोड़ी सा अगर ध्यान देकर उसे पढ़े तो। इसे बायट करने का एक तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। उसे कैसे हम बायट करें, जैसे कर कारक 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 कारक, कर्ता कारक ने कर्म कारक को करण कारक से के द्वारा, संप्रदान कारक को के लिए, अपादान कारक से, संबंध कारक का की के, अधिकरण कारक में पर, संबोधन कारक हे अरे अजी, हे अरे अजी। इस प्रकार से आप इस कारक को 15 से 20 सेकंड के अंदर धुन के हिसाब से आप उसे बायट कर सकते हो। अगर आपने तय किया तो आप आराम से उसे बायट कर सकते हो। अब कोई भी अगर वाक्य में ने शब्द आता है तो वह कहलाएगा कर्ता कारक, को आता है तो वह कहलाएगा कर्म कारक, के द्वारा आता है तो वह कहलाएगा करण कारक, के लिए शब्द आता है तो वह कहलाएगा संप्रदान कारक, और का शब्द आता है तो संबंध कारक, की आता है तो संबंध कारक, के आता है तो संबंध कारक, में आता है या पर आता है तो अधिकरण कारक, और संबोधन कारक में जहां पर भी विस्मयादि चिन्ह लगाया जाएगा उससे पहले कोई एक या दो शब्द हो सकते हैं मन की भाव व्यक्त करने वाले, जैसे हे भगवान, अरे रे, छी छी, शाबाश, अच्छा, ऐसे शब्द अगर आते हैं और उसके बाद अगर विस्मयादि चिन्ह लगाया गया है तो वह शब्द लिखकर लिखना है संबोधन कारक। तो आपका जवाब वहां पर सही रहेगा। अब यहाँ पर भी को है और यहाँ पर भी को है, तो ज़्यादातर ये संप्रदान कारक वाला को 90% आता नहीं, इसलिए उसके बारे में मत सोचो। कोई भी को आए तो कर्म कारक ही लिखना, वह आपका बराबर ही आएगा। अब दूसरा है, यहाँ पर भी के है, यहाँ पर भी के है और यहाँ पर भी के है, लेकिन याद रखना के बाद अगर द्वारा शब्द आता है तो करण कारक, के बाद अगर लिए शब्द आता है तो संप्रदान कारक, और के बाद अगर द्वारा और लिए दिन दो छोड़कर कोई भी शब्द आता है तो वह कहलाएगा संबंध कारक। कोई संभ्रम नहीं करना है। अब आते यहाँ पर भी से है और यहाँ पर भी से है, करण कारक में भी से है और अपादान कारक में भी से है। अब जहां पर दो चीजें पास आती हुई भावना उस से व्यक्त होती है उसे कहा जाता है करण कारक, और जहां पर जिस से के कारण दो चीजें दूर जाने की भावना या अलगाव की भावना व्यक्त होती है उसे कहा जाता है अपादान कारक। अगर पास आ रहा है तो से, उसे साधन भी कहा जाता है, माध्यम भी कहा जाता है, और दूर जाने की भावना व्यक्त हो रही तो वह कहलाता है अपादान कारक। अगर कारक के मार्क चाहिए तो ये चार्ट बायहट होना बहुत जरूरी है, कोई चारा नहीं। अब उदाहरण देखते, यहाँ पर 4 वाक्य दिए गए। जीवन निर्वाह या धन कमाने के लिए शब्द आया है, के लिए अनेक व्यवसाय चल रहे हैं। मैंने के लिए शब्द लिखा, के लिए किस में आता है, को के लिए संप्रदान कारक बराबर। दिल में ठेस लगी, में शब्द आया है, में किस में आता है, अधिकरण कारक, में मैंने कारक चिन्ह में लिखा और अधिकरण कारक वो बराबर है। पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ पर भी से है। राम चाकू से फल काटता, यहाँ पर भी से। अब दोनों से लिखे। अब देखो पेड़ से पत्ता गिरा, पहले पत्ता पेड़ पर था मतलब पत्ता और पेड़ नजदीक थे, पेड़ से पत्ता गिरा मतलब पेड़ और पत्ता क्या हो गए, एक दूसरे से दूर हो गए। अलगाव की भावना व्यक्त हो रही है, दूर जाने की भावना व्यक्त हो रही है, विलग होने की भावना व्यक्त हो रही है। इसीलिए इस 3 नंबर के वाक्य में जो से आता है वह से है अपादान कारक। अब राम चाकू से फल काटता है, अब राम ने अगर फल काटा है तो चाकू फल के नजदीक आया तभी तो फल कटा, यानी वहां पर पास आने की भावना व्यक्त हो रही है, इसीलिए वह से कहलाएगा करण कारक। अब उसे साधन भी कहते हैं, यानी आम को किससे काटा गया है, चाकू से, यानी चाकू एक प्रकार का फल काटने के लिए वहां पर हथियार या साधन के तौर पर, एक माध्यम के तौर पर प्रयोग किया गया है, उसे हम करण कारक कहलाते हैं। सबसे आसान तरीका है, अगर पास आ रहे तो करण कारक, दूर जा रहे तो अपादान कारक। ठीक है।
अब यहाँ पर वाक्य लिखने की आवश्यकता नहीं, सीधा चार्ट बनाकर आप दोनों वाक्यों के अंदर जो कारक आए वो लिख डालिए। ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको कह रहा हूँ कि एक वाक्य में एक से ज़्यादा अगर कारक आए हैं तो जितने भी कारक आए सभी के सभी कारक लिखकर उनका भेद लिखना आवश्यक रहेगा। नहीं तो आप बोलेंगे सर एक लिखा तो चलेगा नहीं क्या? नहीं, जितने भी कारक आए हैं पूरे के पूरे वहाँ पर लिखने की कोशिश की जाए। अब 8 नंबर पर प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। आपको दो वाक्य वहां पर दिए जाएंगे, दो वाक्यों में आपको सही विराम चिन्ह लगाकर वह वाक्य फिर से लिखने के लिए बोला जाएगा। उसके लिए हमें विराम चिन्ह पता होने चाहिए। वैसे तो 22 प्रकार के विराम चिन्ह है, लेकिन हमारे काम के हैं 9 विराम चिन्ह। तो 9 विराम चिन्ह कौन कौन से है? एक है पूर्ण विराम, हिंदी में उसे खड़ी पाई भी कहते हैं या दंडक भी कहा जाता है। प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन मार्क, विस्मयादि बोधक जिसे मराठी में उद्गारवाचक चिन्ह कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में एक्सक्लामेटरी मार्क्स कहा जाता है। अल्प विराम जिसे मराठी में स्वल्प विराम कहा जाता है, इंग्लिश में उसे कॉमा कहा जाता है। अर्ध विराम मराठी में भी उसे अर्ध विराम ही कहा जाता है। कोष्टक जिसे मराठी में कंस कहा जाता है और इंग्लिश में ब्रैकेट कहा जाता है। इकरा अवतरण जिसे मराठी में एकेरी अवतरण या सिंगल यूनिटेड कॉमा कहा जाता है। दोहरा अवतरण इसे दुहेरी अवतरण चिन्ह ऐसा कहा जाता है। और योजक चिन्ह जिसे इंग्लिश में वहां पर डैश कहा जाता है या मराठी में निर्देश चिन्ह के नाम से उसे पहचाना जाता है। अब ये हो गई चिन्हों की पहचान। अब इसका उपयोग देखेंगे, क्योंकि हमें वाक्य में उसका प्रयोग करना है। अगर वाक्य पूरा होता है तो पूर्ण विराम लगाइए। अगर वाक्य में प्रश्न पूछा गया है तो प्रश्नवाचक यानी प्रश्न चिन्ह लगाइए। अगर वाक्य में मन की भाव व्यक्त करने वाला कोई शब्द है, जैसे मैंने पहले भी कहा शाबाश, अरे रे, हे भगवान, ऐसे शब्द अगर आते हैं तो उसके सामने वहां पर विस्मयादि चिन्ह लगाइए। ये हो गए एक या दो शब्दों के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि पूरा का पूरा वाक्य किसी द्वारा बोला गया है, तो उस वाक्य के आखिर में भी वहां पर विस्मयादि चिन्ह लगाया जाता है। जैसे अध्यापक ने कहा कल विद्यालय को छुट्टी है, तो अध्यापक द्वारा बोला गया पूरा का पूरा वाक्य दोहरे अवतरण चिन्ह में डालकर आखिर में विस्मयादि चिन्ह लगाना आवश्यक रहेगा। उसके बाद है अल्प विराम। अल्प विराम मतलब जिसे हम कॉमा कहते हैं कि वाक्य में एक ही प्रकार के कई शब्द अगर साथ में आते हैं तो उसके अंदर वहां पर अल्प विराम लगाया जाता है या स्वल्प विराम लगाया जाता है। जैसे लड़कों के नाम, लड़कियों के नाम, वस्तु के नाम, गांवों के नाम, शहरों के नाम, देशों के नाम, तो उसके बीच वहां पर अल्प विराम का प्रयोग किया जा सकता है। अर्ध विराम, अगर कोई बड़ा सा वाक्य है और उस वाक्य को हमें तोड़कर बोलना पड़ता है, कहीं ना कहीं ठहराव आवश्यक है, तो उस जगह पर अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। ज्यादातर मिश्र वाक्य में इसका प्रयोग होता है। कोष्टक, वाक्य में अगर किसी शब्द का अर्थ उसी वाक्य में दिया गया है तो वह अर्थ दिखाने के लिए उस शब्द का अर्थ आगे लिखा जाता है और उसे वहां पर कोष्टक में डाला जाता है। इकहरा अवतरण, अब एक या दो शब्द है, जैसे कवि का नाम, लेखक का नाम, पुस्तक का नाम, किसी पुरस्कार का नाम, कोई महत्वपूर्ण शब्द है, तो उसे हाईलाइट करने के लिए वहां पर हम इकहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। दोहरा अवतरण, जैसे पूरा का पूरा वाक्य हो किसी द्वारा बोला गया, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, वो पूरा का पूरा वाक्य हम दोहरे अवतरण चिन्ह में डाल सकते हैं। योजक चिन्ह, जहां पर एक ही प्रकार के या विलोम शब्द साथ में जोड़कर आते, वहां पर योजक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे शब्द युग्म हम जिसे कहते हैं, जैसे उल्टा पुल्टा, आगे पीछे, पेंटिंग वेंटिंग, ऊपर नीचे, ऐसे जो शब्द है उन शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब विराम चिन्हों का प्रयोग कहाँ पर होता है ये पता चलता है तो ही हम वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण के तौर पर दो वाक्य देखो, वह कितना सुंदर दृश्य है, तो वहाँ ये मन की भावना व्यक्त करने वाला शब्द है, इसलिए वहां पर मैंने विस्मयादि चिन्ह लगाया। वाक्य पूरा हुआ इसलिए मैंने पूर्ण विराम लगाया। तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो प्रश्न पूछा गया इसलिए मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया, और तुम के आगे वहां पर मैंने अल्प विराम वहां पर लगा दिया। इस प्रकार से आप वहां पर विराम चिन्ह का प्रयोग करो, उसके नीचे आप अंडरलाइन करो ताकि परीक्षक को आपने कहां पर विराम चिन्ह का प्रयोग किया है ये ढूंढने में आसानी हो। उसके बाद 9 नंबर पर पूछा जाता है काल परिवर्तन। 3 वाक्य दिए जाएंगे, 3 में से कोई 2 वाक्यों का काल परिवर्तन करके आपको वो वाक्य लिखने हैं, और 1 मार्क्स के लिए एक वाक्य रहेगा, यानी 2 मार्क्स के लिए 9 नंबर का प्रश्न वहां पर रहेगा। अब काल के जो प्रकार है मुख्य 3 प्रकार है और उप प्रकार मिलाकर 9 है। जैसे वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो वर्तमान काल के 3 प्रकार है, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल।
अब यहाँ पर देखो उनकी पहचानने की एक ट्रिक यहाँ पर दी गई है। अगर सामान्य वर्तमान काल है तो आखिर में ता है आता है, ती है आता है, ते है आते हैं, यानी वहां पर वह गाना गाता है। अब यहाँ पर लड़का है इसीलिए ता है, अगर लड़की होती सीता गाना गाती है, यानी ता है, ते है या ती है, ऐसे शब्द अगर आते तो वह काल कहलाएगा सामान्य वर्तमान काल। अगर अपूर्ण वर्तमान काल है तो रहा है, रही है, रहे है, ऐसे शब्द का प्रयोग होता है। जैसे वह गाना गा रहा है, वह गाना गा रही है, यानी इस प्रकार से आप अपूर्ण वर्तमान काल की पहचान कर सकते हो या परिवर्तित करते समय इस प्रकार से शब्द वहां पर आने चाहिए। पूर्ण वर्तमान काल में देखो क्रिया को या, ई, ए उसके बाद है आना चाहिए। ऐसा अगर वाक्य में है तो वह वाक्य कहलाएगा पूर्ण वर्तमान काल का। जैसे उसने गाना गाया, देखो गा क्रिया है, या का प्रत्यय उसे लगाया, गाया हो गया, बराबर। उसने गाना गाया तो ये हो गया पूर्ण वर्तमान काल। अब आते हैं भूतकाल की तरफ। सामान्य भूतकाल, यहाँ पर भी है क्रिया को या, ई, ये का प्रत्यय लगाकर अगर आप पूर्ण विराम देते हो तो वो वाक्य कहलाएगा सामान्य भूतकाल का। उसने गाना गाया, देखो गा को या का प्रत्यय लगाया, जैसा क्रिया जैसे कर्ता में परिवर्तन आएगा वैसे यहाँ पर प्रत्यय में भी परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा। अपूर्ण भूतकाल रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसे शब्द अगर आखिर में आते हैं तो समझ लेना वह अपूर्ण भूतकाल है। जैसे वह गाना गा रहा था, देखो गाना गा रहा था, सीता गाना गा रही थी, बच्चे गाना गा रहे थे, यानी अगर कर्ता के वचन में लिंग में परिवर्तन आता है तो आखिरी जो रहा, रही, रहे ये शब्द में भी परिवर्तन आता हुआ नजर आता है। पूर्ण भूतकाल जो है, पूर्ण भूतकाल देखो क्रिया को या, ई, ये उसके बाद था, थी, थे ऐसे प्रत्यय लगाकर और था, थी, थे लिखकर पूर्ण विराम देना अपेक्षित है। पूर्ण भूतकाल में देखो उसने गाना गाया था, देखो गा को या का प्रत्यय लगाया, उसके बाद था आया, उसने गाना गाया था, बराबर। यह पूर्ण भूतकाल का वाक्य हुआ। इसके बाद आते हैं भविष्यकाल। वैसे तो मुझे लगता है कि भविष्यकाल तो खाली सामान्य भविष्यकाल ही महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी अपूर्ण भविष्यकाल और पूर्ण भविष्यकाल के बारे में भी हम थोड़ी जानकारी रखेंगे। हो सकता है अगर आपको परीक्षा में पूछा गया तो सामान्य भविष्यकाल वह गाना गाएगा, देखो गाना यहाँ पर गा, गी, गे इसका प्रत्यय लगाकर वाक्य बनाइए, वह वाक्य कहलाएगा सामान्य भविष्यकाल का। अब यहाँ पर दिया गया है वह गाना गाएगा, सीता गाना गाएगी, अगर स्त्रीलिंग आता है तो गाएगी, पुल्लिंग है तो गा, अनेक वचन है तो गे, जैसे बच्चे गाना गाएंगे, बराबर। ये सामान्य भविष्यकाल हुआ। अपूर्ण भविष्यकाल वह गाना गा रहा होगा, देखो गा रहा होगा, गा रही होगी, गा रहे होंगे, गा रहे होंगे अगर अनेक वचन रहेगा तो। वह गाना गा रहा होगा, बराबर। वह गाना गा रही होगी, बच्चे गाना गा रहे होंगे, अनेक वचन रहेगा तो ये रहेगा अपूर्ण भविष्यकाल। पूर्ण भविष्यकाल में क्या है, क्रिया को या, ई, ए का प्रत्यय होगा और बाद में होगा या होगी या होंगे ऐसे शब्द वहां पर लिखे जाएंगे। उसने गाना गाया होगा अगर पुल्लिंग है तो, लड़की ने गाना लड़की गाना गाई होगी, ई का प्रत्यय आया, लड़की गाना गाई होगी, बच्चे गाना गाए होंगे, ए का प्रत्यय आया। इस प्रकार से वहां पर पूर्ण भविष्यकाल का वाक्य बनेगा। 9 के 9 प्रकार हमने समझ लिए हैं। आप कुछ वाक्य लेकर उसे परिवर्तित करने की कोशिश करो, तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको काल परिवर्तन में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए उसे देखते। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया, सामान्य वर्तमान काल, वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। अब ले आया, ले क्रिया है मुख्य, आया ही सहायक क्रिया है और मुख्य क्रिया में परिवर्तन आता है। तो देखते हैं कौन सा काल बोला है हमें, सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल में क्या बताया गया है, सामान्य वर्तमान काल ता है, ती है, ते है ऐसे क्रिया को शब्द लगते हैं। तो कौन सा शब्द लगेगा, वह लक्ष्मी को सड़क पर लाता है, ले मतलब लाता है, वह लक्ष्मी को सड़क पर लाता है, सामान्य वर्तमान काल बन गया। छापा मारो ने कवि से क्षमा मांगी थी, सामान्य भूतकाल। छापा मारो ने कवि से क्षमा मांगी, ई का प्रत्यय, थी शब्द वहां पर नहीं है। छापा मारो ने कवि से क्षमा मांगी। अपूर्ण भूतकाल रहा था, रहे थे, रही थी, बराबर। दिल्ली शहर में घर ढूंढ रहा हूँ, दिल्ली शहर में घर ढूंढ रहा था, है को हटा दो, था लगा दो,
अपूर्ण भूतकाल हो गया। बहुत ही आसान है। नंबर 10 पर वाक्य के प्रकार आपको बोले गए, वाक्य का प्रकार पहचान कर आपको लिखना है। 10 नंबर पर पहला है कि रचना के आधार पर वाक्य प्रकार पहचान कर लिखिए, यानी निम्नलिखित वाक्य रचना के आधार पर कौन से प्रकार का, ये आपको पहचान कर लिखना है। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य मतलब जिस वाक्य में एक ही क्रिया हो वह वाक्य कहलाता है सरल वाक्य। आसान तरीके से जिस वाक्य में एक ही क्रिया हो वह वाक्य कहलाता है सरल वाक्य। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, बच्चे पढ़ रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे देख रहे हो, बच्चे लिख रहे हैं, माँ खाना बना रही है, पापा खाना खा रहे हैं, प्रकाश पढ़ रहा है, बराबर, या बारिश हो रही है। उस वाक्य में एक ही क्रिया है, वह वाक्य कहलाता है सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य मतलब क्या, जहाँ पर दो सरल वाक्य किसी एक शब्द से जोड़कर लिखे जाते हैं उस वाक्य को कहा जाता है संयुक्त वाक्य। अब यहाँ पर संयोजक शब्द दिया है। संयोजक मतलब कोई भी एक ऐसा शब्द जो दो सरल वाक्यों को जोड़कर लिखा जाता है, एक वाक्य बनता है, बराबर, उस वाक्य को कहा जाता है संयुक्त वाक्य। जैसे आज बारिश थी इसलिए मैंने छाता लाया, तो इसलिए शब्द से मैंने दो वाक्य जोड़े। क्या, आज बारिश थी मैंने छाता लाया, दो सरल वाक्य अलग अलग है, मैंने इसलिए शब्द से उनको जोड़कर लिखा है। अब मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य में एक मुख्य वाक्य होता है और उस के आश्रित मतलब उस पर आधारित कई उपवाक्य लिखे जा सकते हैं, उसे कहा जाता है मिश्र वाक्य। अब आसान तरीका है, आपको खाली वाक्य का प्रकार लिखना है। तो पहले देखो वह सरल वाक्य है क्या, नहीं है। तो देखो वह संयुक्त वाक्य है क्या, दो सरल वाक्य जोड़कर लिखे गए क्या, नहीं है। अगर ये दोनों नहीं है तो कौन सा रहेगा, वह मिश्र वाक्य रहेगा, लिख डालो, अपना काम हो गया। पहले देखो सरल है, उसके बाद देखो संयुक्त है क्या, अगर दोनों भी नहीं है तो मिश्र वाक्य है। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। हमने गहने पहनने छोड़ दिए थे, एक ही क्रिया है गहने पहनने की, वह कौन सा वाक्य हुआ फिर, यस, सरल वाक्य, एक ही क्रिया इसलिए वह सरल वाक्य। बिल्ली झाड़ियों में छिप कर बैठ गई और कुत्ते के जाने की प्रतीक्षा करने लगी। देखो बिल्ली झाड़ियों में छिप कर बैठ गई एक वाक्य, कुत्ते के जाने की प्रतीक्षा करने लगी दूसरा वाक्य, और शब्द से दो वाक्य जोड़े गए। अगर मैं यह और शब्द हटा देता हूं तो दो सरल वाक्य बनते, और हमारी परिभाषा कहती है कि दो सरल वाक्यों को एक शब्द से जोड़कर लिखा जाता है तो वो वाक्य कहलाता है संयुक्त वाक्य। तो ये वाक्य कौन सा हुआ, संयुक्त वाक्य। आपको वाक्य लिखने की जरूरत नहीं, सीधा प्रकार लिखिए। अब प्रश्न क्रमांक 10 में दूसरा है अर्थ के आधार पर वाक्य का परिवर्तन। अब अर्थ के आधार पर वाक्य का परिवर्तन करना है। अर्थ के आधार पर 6 प्रकार के भेद है, विधानार्थी वाक्य, आज्ञार्थी वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, प्रश्नार्थी वाक्य, विस्मयादि वाक्य और संभावनार्थक वाक्य। जिस वाक्य में ऑर्डर दी गई है वह आज्ञार्थी वाक्य कहलाएगा। जिस वाक्य में नकारात्मक भाव व्यक्त की गए हैं, जैसे नहीं, न, मत, ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया है, या निगेटिविटी उसमें दिखाई देती है, निगेटिव सेंटेंस हम जिसे कहते हैं, उसे कहा जाता है निषेधार्थक वाक्य। जिस वाक्य में प्रश्न पूछा गया है वह प्रश्नार्थी वाक्य, और जिस वाक्य में मन के भाव व्यक्त कर किए गए हैं उसे कहा जाता है विस्मयादि वाक्य। विस्मयादि वाक्य में विस्मय चिन्ह रहेगा, प्रश्नार्थी वाक्य में प्रश्न चिन्ह रहेगा, निषेधार्थी वाक्य में नहीं, न, मत ऐसे शब्द का प्रयोग हुआ, और आज्ञार्थी वाक्य में ऑर्डर रहेगी। और संभावनार्थक वाक्य मतलब जहां पर वह क्रिया होने की आशंका व्यक्त की गई है, जैसे कल बारिश होने की संभावना है, शायद मेरा दोस्त कल मुझे मिलने के लिए आएगा, मैंने आशंका व्यक्त की है, उसे कहा जाता है संभावनार्थक वाक्य। और एक बचा है विधानार्थी वाक्य। अब आपको प्रैक्टिस क्या करना है, विधानार्थी का आज्ञार्थी बनाओ, विधानार्थी का निषेधार्थक बनाओ, विधानार्थी का प्रश्नार्थी बनाओ, विधानार्थी का विस्मयादि बनाओ, विधानार्थी का संभावनार्थक बनाओ। संभावनार्थक वाक्य ज़्यादातर पूछा जाता नहीं है, लेकिन ये जो चार है इन चारों को आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि एक विधानार्थी वाक्य दिया जाएगा और इन चारों में से किसी एक में उसे परिवर्तित करने के लिए बोला जाएगा, या फिर चार में से एक दिया जाएगा और आपको विधानार्थी में उसे परिवर्तित करने के लिए बोला जाएगा। तो देखते हैं उदाहरण। और एक बात बता देता हूँ, निषेधार्थक वाक्य बनाते समय मराठी में अर्थ बदलना नहीं चाहिए, लेकिन हिंदी में अगर अर्थ बदलता है तो भी मार्क्स मिलते हैं, इसीलिए आप खाली नकारात्मक भाव उसमें निकले इतना ध्यान रखना है। अब उदाहरण देखिए, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, विस्मयार्थक वाक्य बनाना है। गाय ने दूध देना बंद कर दिया है। अब बंद कर दिया ये कौन से प्रकार का वाक्य है, निषेधार्थक वाक्य, क्योंकि निगेटिव भावना है उसमें, नकारात्मक भाव देते हैं। गाय ने दूध देना बंद कर दिया है। विस्मयार्थक बनाना है,
अच्छा, गाय ने दूध देना बंद कर दिया, यानी अच्छा के बाद मैंने वहां पर विस्मय आदि चिन्ह लगाया है, वो वाक्य बन गया विस्मयार्थी वाक्य। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, आज्ञार्थी बनाना है, ऑर्डर करना है। तुम्हें की जगह पर क्या होगा, तुम अपना ख्याल रखो, तुम अपना ख्याल रखो, यहाँ पर ऑर्डर दी गई है, तुम अपना ख्याल रखो। इस प्रकार से आप वाक्य को परिवर्तित कर सकते हो। अगर आपको इस तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए इस वाक्य को अगर निषेधार्थक बनाना है तो तुम्हें अपना ख्याल रखना, तुम्हें अपना ख्याल नहीं रखना चाहिए, नहीं शब्द डाल दो, हो गया निषेधार्थक वाक्य। बहुत ही आसान है, सीधा आपको वहां पर जवाब लिखना है, ज्यादा कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं यहाँ पर 11वां प्रश्न, मतलब प्रश्न क्रमांक 4 में आखिरी प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके आपको वाक्य फिर से लिखना है, यानी 3 वाक्य दिए जाएंगे, 3 में से कोई 2 वाक्यों को आपको शुद्ध करके लिखना है 2 मार्क्स के लिए। अब वाक्य शुद्ध करना मतलब क्या, वाक्य शुद्धिकरण का अर्थ है व्याकरण के नियमों के अनुसार लिखा होना चाहिए, लिंग का सही उपयोग हुआ है क्या, वचन का सही उपयोग हुआ है क्या, कारक का सही उपयोग हुआ है क्या, कारक हमने ऊपर देखे, कारक का सही उपयोग हुआ है क्या, शब्द का चयन, शब्द का चुनाव सही हुआ है क्या, उनकी त्रुटियां यानी उनकी कमियां दूर करके आपको वाक्य लिखना है और वह वाक्य अर्थपूर्ण करना है, यानी उसकी त्रुटियां कम करके या त्रुटियों को निकालकर वाक्यों को अर्थपूर्ण बनाकर आपको लिखना है। अब उदाहरण के तौर पर देखते, तक के रखे जाने का आवाज आता है। देखो अब तक के रखे जाने का आवाज आता है, आवाज स्त्रीलिंगी शब्द है, आवाज आता नहीं आवाज आती है, तो यहाँ पर क्या आएगा, आवाज आती है। तक के रखे जाने का नहीं, जाने की, तक के रखे जाने की आवाज आती है, 2 जगह पर गलतियां थी, हमने उसे सही किया और लिखा, एक गलती का आधा अंक यानी 1 अंक हमें वहां पर मिल गया, पहला वाक्य करेक्ट हो गया। दूसरा वाक्य, उस दिन शाम का वक्त झील किनारे टहल रहे थे, उस दिन शाम का नहीं शाम के, उस दिन शाम के वक्त झील के किनारे, क्या होना चाहिए, झील के किनारे, उस दिन शाम के वक्त झील के किनारे टहल रहे थे, 2 गलतियां वहां पर निकाली और उसे अंडरलाइन कीजिए, जहां पर आपने करेक्शन किया है वहां पर आपको वहां मार्क्स मिल जाएंगे। और कुछ उदाहरण देखते हैं जिससे हमें शुद्ध लेखन में या वाक्य शुद्ध करने में आसानी होगी। अशुद्ध वाक्य लिखा है, देखो, यह कैसे संभव हो सकता है, यह कैसे संभव है, देखो ये कैसे संभव हो सकता है, तो हो सकता है की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो रिपीटेशन हुआ है, अनावश्यक शब्द, कौन सी अशुद्धियां है उसमें, अनावश्यक शब्द का प्रयोग किया गया है। यह कैसे संभव हो सकता है, वाक्य होना चाहिए यह कैसे संभव है, बराबर। मुझे सफल होने की निराशा है, सफल होने की कभी निराशा नहीं होती है, मुझे सफल होने की आशा है, उम्मीद, निराशा है, मुझे सफल होने की आशा नहीं है या आशा है, शब्द प्रयोग सही ढंग से वहां पर होना चाहिए। जज ने उसे मृत्युदंड की सजा दी, जज ने उसे मृत्युदंड दिया, मृत्युदंड की सजा दी, मृत्युदंड दिया मतलब ही सजा दी, तो सजा शब्द का उपयोग करने की जरूरत नहीं, यानी अनावश्यक शब्द वहां पर नहीं होने चाहिए। मेरे को घर जाना है, हम कई बार ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं, मेरे को घर जाना है, वैसा नहीं है, मेरे को नहीं, क्या, मुझे घर जाना है, यानी सही सर्वनाम का प्रयोग वहां पर होना आवश्यक है, सर्वनाम की गलतियां थी। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, अब देखो वाक्य कितना मजेदार है, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। अब हमें दूध शुद्ध चाहिए कि गाय शुद्ध चाहिए, हमें दूध शुद्ध चाहिए, लेकिन कैसे लिखा गया है, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, मतलब गाय शुद्ध है, दूध का पता नहीं, तो वाक्य कैसा होना चाहिए, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, ये वाक्य सही है, यानी यहाँ पर पद क्रम यानी शब्दों का क्रम ढंग से लगाकर वाक्य लिखा गया है। प्रातः काल के समय टहलना चाहिए, अब प्रातः काल ये एक प्रकार का समय ही है, इसलिए समय शब्द की जरूरत वहां पर है ही नहीं, तो प्रातः काल टहलना चाहिए, यानी पुनरावृत्ति मतलब शब्द का बार बार उच्चारण वहां पर नहीं होना चाहिए, उसे हमने टाल दिया है। इस प्रकार से हम अपने लोक भारती हिंदी में 80 मार्क्स के पेपर के अंदर जो 14 मार्क्स का व्याकरण पूछा गया है आसान तरीके से कर सकते हैं। हम करीब आधे घंटे के अंदर हमने व्याकरण को समझ लिया है। परीक्षा को जाते जाते व्याकरण को किस प्रकार से हम समझ सकते हैं, एक छोटा सा प्रयास मैंने आपके सामने रखा है। अब कई बच्चों की ये मांग थी कि सर 3 घंटे के अंदर 80 मार्क्स का पेपर पूरा नहीं होता है, हमें जवाब आता है लेकिन कई सारे प्रश्न हमारे छूट जाते हैं, तो उसके लिए समय का नियोजन होना बहुत आवश्यक है। तो मैंने यहाँ पर समय का नियोजन आपके सामने रखा है कि
प्रश्न क्रमांक 1 गद्य विभाग जो 20 मार्क्स का है उसके लिए 30 मिनट में आपको अ आई कंप्लीट करना है। पद्य विभाग जो 12 मार्क का है उसमें अ आई आपको 20 मिनट में कंप्लीट करनी है। पूरक पठन विभाग जो 8 मार्क का है वो 15 मिनट के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। और जो अभी अभी हमने देखा व्याकरण विभाग प्रश्न क्रमांक 4 जो 14 मार्क्स के लिए उसे हमने 20 मिनट के अंदर खत्म करना है। आप कहोगे सर 20 मिनट में कैसे पूरा होगा? आपको सीधा वहां पर जवाब लिखना है, प्रश्न या वाक्य लिखना नहीं है। अगर आपने प्रश्न और वाक्य नहीं लिखे तो 20 मिनट क्या 15 मिनट में आपका व्याकरण विभाग पूरा हो सकता है। चाहिए तो कोशिश करके देखिए। उसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 5 जो लेखन विभाग है। 75 मिनट के अंदर उसे कंप्लीट करना है। 26 मार्क्स का पत्र लेखन या लेखन विभाग है, उससे भी मैंने आपको समय विभाजित करके दिया गया है। पत्र लेखन 15 मिनट में होने चाहिए। गद्य आकलन पर जो 4 प्रश्न तैयार करते हैं वहां पर हम 10 प्रश्न तैयार करेंगे, वो 5 मिनट के अंदर होने चाहिए। कहानी लिखिए या वृत्तांत लेखन कीजिए, वो 15 मिनट में होना चाहिए। और विज्ञापन जो है तो विज्ञापन कम से कम 15 मिनट के अंदर वहां पर खत्म होना चाहिए। और उसके बाद आखिरी निबंध लेखन जो 25 मिनट के अंदर पूरा होना चाहिए। अगर इसका हम टोटल करते या कुल मिलाकर हमारे पास 180 मिनट है, लेकिन हमारा पेपर पूरा हो रहा है 160 मिनट के अंदर। हमारे पास फिर भी 20 मिनट बचते हैं। कहीं पर अगर हमें समय लग गया, कोई कठिन प्रश्न आता है तो 20 मिनट के अंदर वह समय वहाँ पर विभाजित हो सकता है और हमारा 80 मार्क्स का पेपर आसान तरीके से पूरा हो सकता है। तो अभी होने वाली परीक्षा के लिए मेरी ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं है। आपका पेपर आसान ही जाएगा ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। लेखन विभाग पर भी छोटे छोटे वीडियो बनाकर मैं आपकी मदद जरूर करने की कोशिश करूंगा। तो फिलहाल इतना आज के लिए काफ़ी है। आप व्याकरण विभाग का प्रयास करें, वाक्य लेकर उसे लिखने की कोशिश करें ताकि हमारी प्रैक्टिस हो और हमें हिंदी विषय में अच्छे मार्क्स वहाँ पर मिले। धन्यवाद।